सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम अपना करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स को थोड़ा मजबूत करना चाहूंगा, जो कि था हमारा अलजेब्रा, जो अब तक आज तक हम पढ़ते आए हैं। और अलजेब्रा में हमने पढ़ा क्या है कि अलजेब्रा या तो एक्सप्रेशन होता है या तो होता है इक्वेशन। इक्वेशन एक्सप्रेशन कौन होते हैं? जो इक्वल टू शो नहीं किए जाते, और जो इक्वल टू शो किए जाते हैं वो हमारे इक्वेशन होते हैं। जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब ये जो अलजेब्रा है, इसको दो केस में देखते हैं, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दो तरीके से किया गया है। एक तो किया गया है टर्म्स के बेसिस पे, और एक किया गया है पावर के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे जब भी हम करते हैं तो वन टर्म इक्वेशन लेके, जैसे कि हमारा x हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, y हो गया, ये देखो सिंगल टर्म वाली इक्वेशंस है ना। तो इन्हें हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। दो टर्म वाली जो होती है वो होती है हमारी बायनोमियल, जैसे कि 5x या 2 प्लस 4, ये y प्लस 5x था, है ना, या 2 प्लस वाई। यहाँ पे देख रहे होगे आपको दो टर्म वाली इक्वेशंस नजर आ रही हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं बायनोमियल। ऐसे ही तीन टर्म वाली जो इक्वेशन होती है वो हमारी ट्राइनोमियल कहलाती हैं। और कहते हैं बच्चे वे चार टर्म वाली पॉलिनोमियल कहलाती है। नहीं, चार टर्म वाली टेट्रानोमियल कहलाती है। और एक से ज्यादा टर्म वाली सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहलाती है बेटा? पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमने क्लास 10th में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है कुछ। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल के बाद आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि लगभग लगभग सिमिलर चैप्टर थे, क्योंकि हमने दोनों चैप्टर में ही एक तो सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, और एक जगह मैंने सीखा था क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, मतलब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह किया था फैक्टराइजेशन मेथड में। तो उससे हमें पता चला था कि भैया x की दो वैल्यूज आती हैं। अब देखो यहाँ पे जो अलजेब्रा होता है वो दो तरीके का होता है, टर्म का और एक पावर का। टर्म्स के बेसिस पे तो समझ में आ गया, लेकिन पावर के बेसिस पे क्या होता था? पावर के बेसिस पे हम देखते थे वेरिएबल की पावर। किसकी देखते थे? वेरिएबल की पावर। और जब हम वेरिएबल की पावर देखते हैं तो या तो वेरिएबल की पावर 1 होती है, या तो वेरिएबल की पावर 2 होती है, या वेरिएबल की पावर 3 होती है, या फिर वेरिएबल की पावर हमारी 4 होती है। अब इस तरीके से जिसकी पावर 1 है वो बेटा हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था ax प्लस बी, जिसकी जनरल इक्वेशन ये है ax प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें मैंने देखा कि वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो ये लीनियर है। और याद रखना इसमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, जिसे मैं अल्फा कहता हूं। देखो, जैसे 3 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो मैंने क्या बोला? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5/3। और ये -5/3 है, मतलब x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्फा कह रहा हूँ। हमारा अल्फा ही जो है वो हमारा 5/3 है। लेकिन जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती थी तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से देखा था? ax² + bx + c। ये हमारी एक तरीके से लीनियर इक्वेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पे देखा जाए तो ये बायनोमियल है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक हमने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे तीन टर्म है। तो तीन टर्म वाली क्या कहलाती है? हमारी ट्राइनोमियल। मतलब हम किसी भी एक्सप्रेशन और इक्वेशन को पावर और टर्म्स दोनों के बेसिस पे नामकरण कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपल सी चीजें, मैं कुछ ऐसी जगह पे ये चैप्टर रिलेट करना चाहूंगा जहां से आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो समझ में आना शुरू हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पावर 2 वाली। ऐसी पावर 3 वाली जो होती है वो क्यूबिक इक्वेशन होती है।
क्यूबिक इक्वेशन। तो याद रखना लीनियर में x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक में x की दो वैल्यू आएगी, क्यूबिक में x की तीन वैल्यू आएगी। मतलब इसमें अल्फा है, इसमें अल्फा और बीटा होगा, इसमें अल्फा बीटा और गामा होगा, मतलब x की तीन वैल्यू आई है अलग अलग। ठीक है, तो उसको बस नामकरण कर दिया गया है। जैसे मोहन है हमारे कोई अंकल जी हैं, उनके तीन बच्चे चुन्नू मुन्नू और सुन्नू। ठीक है, उसी तरीके से हमने इनकी बात करी है। अब जैसे ये x की पावर 4 वाली हमें एक्चुअली ये करवाया नहीं गया है, पावर 3 वाले तक करवाया है, जिसमें हम क्या बोलते थे x की कोई एक ऐसी वैल्यू भरो जिसमें वो पूरी एक्सप्रेशन या इक्वेशन जीरो हो जाए। उसके बेसिस पे हमने उसमें से एक फैक्टर निकाल लिया और उस फैक्टर को बड़ी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है क्वेश्चन में, और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कर देते थे। तो इस तरीके से हमारे तीन वैल्यूज आती थी। जिसको ये नहीं आता है वो क्लास 10th की एक बार वीडियो देख लेंगे, मैं उसको भी अपलोड करूंगा या कर भी दी होगी शायद अब तक तो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें पावर 4 वाली। आज तक आपको एक क्वेश्चन कराई नहीं गई, इक्वेशन कराई नहीं गई, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बाय या फिर डाई क्वाड्रेटिक। अब मैं सीधा की बात करता हूं क्वाड्रेटिक की, जहां से ये कॉम्प्लेक्स का चैप्टर शुरू हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये होती थी। अब इसको सॉल्व करने के तीन तरीके, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके, जिसमें हम क्या बोलते थे, पहला आता था फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हम b को तोड़ देते थे, मतलब इसे बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। फैक्टर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, कॉमन निकालो, तो ये भी इक्वल टू जीरो, वो भी इक्वल टू जीरो, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद आता हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था बच्चे, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं था। ये ऑन एंड अराउंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 2018 या 19 की बात है, उससे पहले से ही कट हो चुका है सिलेबस में। अब तो बुक में भी नजर नहीं आता, जो नहीं हमारी 2023-24 सेशन के लिए जो बुक आ रही है उसमें तो इसका नाम भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो सबसे ज्यादा फेवरेट होता बच्चों का, क्योंकि इसमें हमारी ये जो भी इक्वेशन है, इसमें a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मल्टीपल है, b जो है x का कोएफिशिएंट है, मतलब b जो है x का मल्टीपल है, c जो है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम उसे कांस्टेंट बोलते थे। तो हम इसमें सिंपल चीजें वही फॉर्मूला भरते थे, जिसमें कि फॉर्मूला होता था हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब भैया यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमारा d है। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। देखो इसमें ये एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा मैंने बनाया है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है भेदभाव। मतलब हम x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब जनरल इक्वेशन ये है, इसमें x की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, मतलब जो दो वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी, उनका नेचर देख के बताना, वो हमारा भेदभाव कहलाता है। मतलब इस x की दो दो वैल्यू आएंगी, उनका जो नेचर बताता है वो यही डिस्क्रिमिनेंट बताता है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, वो यही डिस्क्रिमिनेंट बताता है। मतलब ये कि ये मिटा दो, मतलब ये किसी को लिखना है तो देख लीजिएगा। मतलब ये कि रुको बताता हूँ। मतलब ये हम ये बोलते थे भैया d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम सॉल्व करते हैं ना, जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं तो हम ये बोलते थे कि यहाँ पे d तीन नेचर दिखाएगा, या तो वो d पॉजिटिव होगा, मतलब वो d जो है वो जीरो से बड़ा होगा, या तो d जो होगा एग्जैक्टली जीरो होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर d जो होगा वो नेगेटिव होगा, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि d जो है वो जीरो से छोटा है। अगर d पॉजिटिव आता था तो हम कहते थे कि रूट्स आर रियल,
रियल नंबर वाले रूट्स, मतलब जो भी रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा वो रियल नंबर कंटेन करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होते थे। डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट होने का मतलब होता है अलग अलग, मतलब कि जो अल्फा बीटा है एक्स के जो रूट्स आए हैं अल्फा और बीटा, तो जो अल्फा और बीटा है वो कभी भी सेम नहीं दिखते थे। लेकिन यहाँ पे जब d इक्वल टू 0 आया तो हम इन्होंने बोला कि भैया रूट्स जो है रियल तो है लेकिन इक्वल भी हैं, मतलब एक जैसे। मतलब जो x की वैल्यू आती थी अल्फा और बीटा, यहाँ पे जो अल्फा है वो बीटा के जस्ट बराबर होता था। मतलब अगर x अल्फा जो है 1 है तो बीटा भी 1 होगा, अगर अल्फा -1 है तो बीटा भी -1 होगा। लेकिन जब d पॉजिटिव होता था तो वहां पे कभी भी अल्फा और बीटा सेम नहीं होते थे। अगर अल्फा 1 है तो बीटा कुछ और रहा होगा, अगर अल्फा 5 है तो बीटा कुछ और रहा होगा, अगर बीटा -10 है तो अल्फा कुछ और रहा होगा। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे नॉर्मली इंटीजर्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा रियल नंबर में कुछ भी हो सकते हैं। डी पॉजिटिव डी 0 से बड़ा अल्फा बीटा कभी मैच नहीं करेंगे। डी 0 तो हम बोलेंगे कि जो अल्फा बीटा है वो एक जैसे होंगे। और यहाँ पे हम बोलते हैं जब भी d नेगेटिव आता है तो वहां पे नो रियल रूट एग्जिस्ट होता है। नो रियल रूट मतलब कोई भी रियल रूट, रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। अब लोग कहते हैं क्यों? आपको ये बात पता होगा d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और इस d स्क्वायर माइनस b d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहाँ भरते हैं? इस फॉर्मूले में। और मैंने आपको बताया है कि अंडर रूट में नेगेटिव कभी भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। ये कभी भी हमें रियल नंबर नहीं देता, ये हमेशा क्या देता है हमें? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब आपने वो क्रिश मूवी देखी होगी, क्या कहता था, जस्ट इमेजिन। वैसे ही हमारा जो रियल ये जो वैल्यू है अल्फा और बीटा वो कभी भी सेम नहीं आती थी, ठीक है। वो मतलब सेम, सॉरी, कभी उसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो रूट के अंदर नेगेटिव है। और आई डोंट थिंक सो कि आज तक आपको किसी भी टीचर ने रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू सॉल्व करवाई होगी। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो यही इमेजिनरी नंबर की जो कहानी है वो हमारा कॉम्प्लेक्स चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 नई बुक में, क्लास 11। तो अब तक का जो बेसिक था एक 5 मिनट के अंदर अंदर आपको देने की कोशिश करी है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कोई इशू नहीं है, एक बार वीडियो दोबारा रिप्ले कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपका सिर्फ क्लास 10th का ही थोड़ा सा पार्ट रिवाइज किया, कुछ टॉपिक जो है वो 8th के रिवाइज करे हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चैप्टर आखिर शुरू हो कहाँ से रहा है। जहां हमारा क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ था, यहाँ पे जहां पे हमारा कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां से हमारा इमेजिनरी पार्ट शुरू होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स की कहानी समझाने से पहले ये जो इमेजिनरी की कहानी है इसको अब स्लोली स्लोली आगे बढ़ाऊंगा। ये जो इमेजिनरी है बेटा, इस इमेजिनरी को हम आयोटा से शो करते हैं। किसे शो करते हैं? आयोटा। यहाँ जो आयोटा है उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है रूट में, इसलिए आयोटा की वैल्यू क्या ली गई है? √-1, ठीक है। अगर मैं आयोटा स्क्वायर निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? √-1 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा। आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या है? आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा की पावर 1, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो ऐसे ही अगर मैं आयोटा की पावर 3 है तो मैं उसको आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूँ, जिसका मतलब आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली है -1, और आयोटा मतलब आयोटा, तो आ गया माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 का कहने का मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा? -1 इंटू में -1, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 1, तो ये प्लस का आ गया आपका 1। आगे आयोटा की पावर 4,
जो कि क्या है आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू में आयोटा, और ये हो गया आयोटा की पावर 5 इज आयोटा। आयोटा की पावर 6 इज आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 2, जो कि क्या बन जाएगा 1 इंटू में रूट माइनस 1 का स्क्वायर। ये जो भी 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा, और स्क्वायर से रूट कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई -1। आयोटा की पावर 7 का मतलब क्या है आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 3, जिसमें आयोटा की पावर 4 1 होता है और आयोटा की पावर 3 मैंने निकाली है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा बन जा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 का मतलब क्या है आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 4, जो कि क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 मीन्स 1। अच्छा भैया यहाँ पे आपने सब में आयोटा की पावर 4 ही क्यों ली है, क्योंकि देखो आयोटा जो है वो रूट माइनस 1 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आयोटा की पावर स्क्वायर -1 थोड़ा सा आसान हो गया, रूट हट गया। आयोटा की पावर 3 वापस माइनस आयोटा आ गया, मतलब क्या मैं इसको माइनस रूट -1 लिख सकता हूँ, जिसको देखने के बाद बच्चे कॉम्प्लिकेशंस नजर आने लगेगी बच्चों को, और बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देंगे। तो इसीलिए ये लिखने की जगह आयोटा की पावर 3 को क्या लिखते हैं माइनस आयोटा। और सबसे बढ़िया आयोटा की पावर की वैल्यू जो है वो 1 होती है, कहाँ मिनिमम आयोटा की पावर 4 पे। अब आयोटा की पावर 4 का जो भी पावर मल्टीपल होगा 4 का मल्टीपल, जैसे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 20, तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू क्या रहने वाली है 1। कहने का मतलब ये है आयोटा की पावर 1, यहाँ दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ऐसे, या मैं इसको ऐसे बना देता हूँ आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 12। क्लियर है? और ऐसे ही फर्दर याद रखना, इसकी वैल्यू हमेशा आयोटा होती है, इसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस आयोटा होती है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, देखिए नहीं मानते तो आपको मैं आयोटा की पावर 12 को सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। आयोटा की पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, मतलब आयोटा की पावर 4 की पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होने में पावर बढ़ती है। आयोटा की पावर 4 क्या होगा 1, 1 की पावर 3 इज 1। कई बच्चे कहते हैं भैया ये क्या कर दिया, थोड़ा समझ में नहीं आया, चलो कोई बात। आयोटा की पावर 4 क्या था 1, आयोटा की पावर 4 क्या था 1, आयोटा की पावर 4 क्या था 1, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, आंसर कितना आ गया आपका 1। सिंपल सी चीज है, आसान तरीका, ठीक है ना। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ होगी आयोटा क्या है। आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है, जैसे आपको मैंने बताया या पहले भी आपको पता है कि भैया डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आता है तो उसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यू ना थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इरेशनल आ जाती है, सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इस वजह से उसको रैशनलाइज करते थे। उसी तरीके से हमारा आयोटा का भी कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैच करता है उससे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद करने जरूरी है, ये याद करने जरूरी है, और कोशिश करिएगा जब भी आप सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन तो आपको आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में ही रख के सॉल्व करना है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। जितना मेरे को अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाने के लिए चाहिए था, पहले अलजेब्रा नॉर्मल बेसिक, फिर उसके बाद मेरे को आयोटा समझाना था, कहाँ से वो आयोटा आया, इमेजिनरी क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जिसे नेचर ऑफ द रूट्स भी कहते थे, उसके थर्ड पोर्शन में से, जिसमें कि डी नेगेटिव आता था, जिसके से हम रूट के अंदर नेगेटिव भरेंगे तो हमें कभी भी एक रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी हमें इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। और इमेजिनरी वैल्यू का मतलब है रूट मिनिमम -1, वहां से कहानी शुरू हुई थी, फिर हमने आयोटा को भी सॉल्व भी किया है। अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम इंटीजर को z से डिनोट करते हैं ना, जैसे अब हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है, और अब जब बड़े हो चुके हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इंटीजर को i से डिनोट करेंगे, और जो z है वो यूज किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से।
और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो पता है क्या होता है, रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी। तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा पेचीदा, थोड़ा टफ, थोड़ा भारी भरकम से ऐसे क्वेश्चन दिखने वाले। चैप्टर का नाम ही बस कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत आसान चैप्टर है। इससे आसान आपके पूरे सिलेबस में और कोई चैप्टर आपको नहीं दिखने वाला मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जेड से डिनोट करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक तो रियल पार्ट कंटेन कर रहा है, साथ ही साथ एक इमेजिनरी पार्ट कंटेन कर रहा है, जिसमें मैं इसको शो करता हूँ z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इसमें a जो है वो रियल है और जो b है वो इमेजिनरी है। क्लियर है? डन है? ठीक। अब मैं ये बोलूंगा कि भैया आओ इसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में। अगर मैं बोलता हूँ z1 प्लस z2 तो कैसे किया जाएगा। यहाँ पे जो z1 है वो है a प्लस आयोटा b और जो z2 है वो है हमारा c प्लस आयोटा d। जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो याद रखिएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2, रियल रियल में ऐड करने हैं, प्लस में इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी ऑफ z2, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ रखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, इसमें अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मैंने क्या बोला, जब भी मैं z1 प्लस z2 करूंगा तो रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर दो, जो कि क्या हो जाएगा a प्लस सी, है ना, आयोटा, और b प्लस डी, जिसमें ये हमारा एक रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है z1 और z2 के एडिशन से, जो कि क्या है, रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ जो रियल पार्ट है वो है हमारा a प्लस सी और इमेजिनरी जो पार्ट है वो हमारा b प्लस डी। भैया ये आयोटा क्यों नहीं दिखाया जा रहा, देखो भाई यहाँ पे आयोटा इमेजिनरी में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वो हमें बता रहा है उसके साथ वाला जो नंबर मल्टीपल है वो एक इमेजिनरी पार्ट का मल्टीपल है, ठीक है, या इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ऐसी वैल्यू है जो इमेजिनरी है, रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, z1 प्लस z2 करना है, या मैं बोलूँ सिंपल चीज है, z1 इज 2 प्लस 3 आयोटा और z2 इज 4 प्लस 9 आयोटा। तो मैं क्या बोलूंगा, z1 प्लस z2 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस में आयोटा 3 प्लस 9, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी और आयोटा साथ में, क्या आ गया 6 प्लस में 12 आयोटा, आंसर ये आ गया हमारा z1 प्लस z2। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, z1 अगर आपको 4 प्लस आयोटा 3 दिया हुआ है और z2 दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा 2, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे z1 प्लस z2 इक्वल टू 4 और 1 5 प्लस में आयोटा का आयोटा और 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये रहा हमारा, इसमें a आ गया हमारा 5 और b आ गया हमारा 5, सिंपल, ठीक है। आगे ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ z1 प्लस z2 प्लस z3 करना है तो कैसे करोगे, सिंपल सी चीज है, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, फिर वो हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो तो हमें एक वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, और जो भी नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर उसको ऐड करो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, z1 is 1 plus iota 3, z2 is 1 plus iota 4 या 4 plus iota 4 ले लेते हैं, z3 हमारा जो है वो 2 plus iota 5 है, तो हम बोलेंगे भैया पहले z1 plus z2 को करो, तो ये क्या आ जाएगा 5 plus में iota 7, भैया ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, z1 plus z2 plus z3 कर दो, मतलब ये जो z1 और z2 का एडिशन आया है वो यहाँ से आया है। अब इसमें सिंपल चीज है, ये ऐड कर दो, 5 और 2 7 प्लस में 7 और 5 इज 12 आयोटा, तो हमारा z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या आ गया 7 प्लस में
12 आयोटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एडिशन सीख लिया, अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाने जा रहा हूँ। Z1 माइनस Z2, एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो हमारा Z1 है वो तो एडिशन में है और जो Z2 है वो भी एडिशन में है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है Z2 का जो साइन है वो चेंज कर दिया गया है, मतलब मैं बोलूँ नेगेटिव था ये, इस वजह से हमारा जो है ये प्लस माइनस का घपला हो गया। मतलब अगर मैं Z1 को बोलता हूँ 1 प्लस आयोटा 3 है और बोलता हूँ Z2 को कि वो 4 प्लस आयोटा 5 है, ठीक है, तो इसको ऐड करना तो बहुत आसान होगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ Z1 को Z2 से माइनस कर दो, तो कहने का मतलब ये है रियल माइनस रियल, पहले वाले का पहले दूसरे वाले का दूसरे, प्लस में आयोटा आ गया 3 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा -3 -2 आयोटा। दोबारा समझा रहा हूँ, Z1 अगर हमारा a प्लस आयोटा b है, Z2 हमारा c प्लस आयोटा d है, तो Z1 माइनस Z2 के कहने का मतलब ये है a माइनस सी प्लस में आयोटा b माइनस d, मतलब रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन और इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन ये दोनों अलग होंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ Z1 इज 4 प्लस आयोटा 9 और Z2 इज 8 नहीं 2 प्लस में आयोटा 3, तो मैं क्या बोलूंगा Z1 माइनस Z2 निकालो, Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस में आयोटा 9 माइनस 3, तो Z1 माइनस Z2 क्या हो गया बेटा 2 प्लस में आयोटा 6, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये बोलता हूँ Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 क्या होगा, सिंपल चीज है, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और जो सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा वो यहाँ आएगा, मतलब a माइनस बी माइनस सी, हमारे पास Z1 Z2 और Z3 दिया हुआ है, a प्लस आयोटा d, b प्लस आयोटा e, c प्लस आयोटा f, तो हम क्या बोलेंगे a माइनस बी माइनस सी, या सिंपल चीज है आप ऐसे भी ले सकते हो, चलो कोई बात नहीं, सी के अकॉर्डिंग ले लो, प्लस में आयोटा इंटू में d माइनस e माइनस f, ये हमारा क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। अच्छा एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इस पे, Z1 is 9 plus 5 iota या iota 5, Z2 is 10 minus 3 iota और 4 plus 7 iota या iota 7, कोई बात नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता। चलिए अब बोलेंगे Z1 minus Z2 कीजिए पहले, तो अगर आपको फाइंड करना है हमें Z1 plus Z2 सॉरी Z1 minus Z2 minus Z3, तो हम बोलेंगे Z1 minus Z2 is 9 minus 10 प्लस में आयोटा 5, फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू का माइनस -3, तो आ गया
-1 प्लस में माइनस माइनस प्लस 3 ना, आयोटा 8, तो Z1 माइनस Z2 क्या आ गया ये। और इसमें अगर हम Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 करेंगे तो क्या बोलेंगे, -1 -4 प्लस में आयोटा इंटू 8 माइनस 7, तो ये क्या हो गया 8 माइनस 7, तो ये आ गया आपका -5 प्लस में आयोटा 1। अब 1 को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दो फिर भी चलो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। क्वेश्चन लेते हैं पहला, Z1 is 4 plus 3 iota, Z2 is 1 plus 7 iota, Z3 is 2 minus 6 iota। तो इसको करने की कोशिश करेंगे, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है सुनना, Z1 plus Z2, Z2 plus Z3, Z1 plus Z3, Z3 plus Z1, Z1 minus Z1 plus Z2 plus Z3, या फिर Z2 plus Z1 plus Z3, या फिर Z3 plus Z2 plus Z1। ठीक है, और इसके साथ ही और भी हैं H, Z1 minus Z2, I, Z2 minus Z1, Z1 minus Z3, Z3 minus Z1, Z2 minus Z3, Z3 minus Z2, ठीक है, और Z1 minus Z2 minus Z3, Z2 minus Z1 minus Z3, Z3 minus Z2 minus Z1। I J K L M N O P Q, Q में हम जोड़ेंगे Z2 plus Z1, Z3 plus Z2 और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये ढूंढने सारे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Z1 plus Z2 आ जाएगा आपका, करके दिखा देता हूँ आपको। दोनों ऐड करने हैं, तो 4 और 1 5 प्लस में 7 और 3 is 10, तो क्या 5 प्लस में 10 आया होगा। B Z2 Z3 1 और 2 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम इसे ऐड कर रहे थे लेकिन यहाँ पे B माइनस का है। कभी ये मत बोलना कि A 2 है तो B भी 2 6 है, D 6 नहीं है, -6 है। कोएफिशिएंट का साइन हमेशा याद रखना, कभी भी कोई चीज खुद से माइनस नहीं होना चाहती, हमेशा वो प्रेशर में आके माइनस होती है, इसलिए हम हमेशा साइन का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आ गया 2 और 1 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 गया तो 1, मतलब 1 आयोटा। और यहाँ बड़ा कौन था 7, जिसकी वजह से साइन प्लस का आ गया। तो आंसर इज 3 प्लस आयोटा, या फिर 3 प्लस 1 आयोटा, या 3 प्लस आयोटा 1। सी Z1 Z2 Z1 Z3 का एडिशन 4 और 2 6 प्लस में प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया तो 3 आयोटा, बड़ा कौन 6, तो साइन क्या माइनस का।
ऐसे सी डी के बाद डी आ गया Z3 Z1 6 फिर वही आएगा, कोई इशू नहीं है, मतलब Z1 plus Z3 is equal to Z3 plus Z1, ठीक है। आगे सॉरी थोड़ा बिल्ली परेशान कर रही थी, ठीक है। ई इन दोनों को ऐड कर दो, 4 1 5 5 और 2 7, 10 minus 6 is 4, बड़ा कौन 10 प्लस का, तो इसलिए प्लस का, ठीक है। ऐसे ही ये तीनों हो जाएंगे आपके, और याद रखना मैंने जैसे बताया Z1 plus Z3 is equal to Z3 plus Z1, मतलब इंटरचेंज करोगे ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही Z1 Z2 Z3 ऐड करो, Z2 Z1 Z3 ऐड करो, या Z3 Z2 Z1 ऐड करो, तीनों का आंसर क्या होगा, सेम, ये रहा, ठीक है। आगे H Z1 minus Z2 मतलब 4 minus 1 प्लस में 3 minus 7 का आयोटा, ये क्या हो जाएगा 3 minus 4 आयोटा, क्लियर है। अब इसके बाद देखो इसका इंटरचेंज है ना, तो मतलब 1 minus 4 प्लस में 7 minus 3 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस में 4 आयोटा। कहने का मतलब ये है कि साइन का देखो डिफरेंस आ गया, ठीक है। आई के बाद जे, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे आई होप, ठीक है। एच करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये एच नहीं एन, सॉरी एन, ये एच है और ये एन है। एन आ गया Z1 माइनस Z2, पहले Z1 Z2 को माइनस करेंगे, Z1 माइनस Z2 जो कि क्या होगा 4 Z1 माइनस Z2, क्या मैंने ये निकाल रखा है, हाँ कौन सा एच वाला, ये रहा, मतलब Z1 माइनस Z2 इज 3 माइनस 4 आयोटा। अब मैं इसको इसके साथ सॉल्व करने वाला हूँ, थर्ड वाले के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है Z1 माइनस Z2 जो कि मैंने निकाल लिया, H ये रहा। अब मैं इसमें से इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में से Z3 को माइनस करने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस में -4 और माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, क्योंकि मैं यहाँ पे -4 के साथ क्या रखा हूँ माइनस माइनस 6, 1 प्लस में -4 प्लस 6 आयोटा, और ये आ गया 1 प्लस में 2 आयोटा, ये आ गया हमारा Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन भी आपको करने हैं, मैं क्लास में चेक करूंगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। कुछ इसकी आइडेंटिटीज हैं, वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, या जैसे कि मैं बता देता हूँ 2-3 आइडेंटिटी। एक होता है क्लोजर लॉ, एक होता है कॉम्पिटिटिव और एक होता है एसोसिएटिव। चलो मैं वो आपको क्लास में ही बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब Z1 टू Z2, मतलब Z1 अगर मेरा a प्लस आयोटा b है, Z2 हमारा c प्लस आयोटा d है, तो मैं क्या बोलूंगा a प्लस आयोटा b इंटू में c प्लस आयोटा d, जिसमें कि a इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा, माइनस सॉरी प्लस आयोटा b जो होगा वो इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो ये क्या हो गया आपका, देखना a इंटू सी, ए सी प्लस में आयोटा b सॉरी d इंटू ए, ठीक है, प्लस में आयोटा इंटू b इंटू सी, प्लस में आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर और b इंटू डी। आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो क्या आ गया
AC माइनस BD प्लस में आयोटा आयोटा अगर सेम है तो उसके कोफिशिएंट ऐड ऑन हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर एडिशन का तो एडिशन होगा, तो क्या आ जाएगा AD प्लस में BC इंटू में आयोटा। तो हमारे पास ये चीज आ गई, देखिए Z1 इंटू Z2। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। Z1 इज 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज 4 प्लस 7 आयोटा। तो मैं क्या बोलूंगा, 2 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 7 आयोटा से। तो मैं सिंपल सी चीज बोलूंगा 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 7 14 आयोटा। 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब हम 3 का करेंगे। 3 4 जा 12 आयोटा, और आयोटा आयोटा इज -1, 7 3 जा 20। माइनस माइनस प्लस था, लेकिन आयोटा के स्क्वायर के माइनस के से माइनस हो जाएगा। ये आ गया आपका 8 माइनस 21 प्लस में प्लस 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 14 और 12 इज 26, तो आएगा 26 आयोटा। और ये क्या आ जाएगा आपका 28 में से अगर सॉरी 21 में से अगर 28 जाएगा तो 13 बचेगा, -13 प्लस में 26 आयोटा। ये आपका Z1 इंटू में Z2। तो इस तरीके से आपको एडिशन के क्वेश्चन करने हैं। आगे इसके बाद मैं बात करता हूँ कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट एक्चुअली अगर Z1 दिया हुआ है या Z दिया है A प्लस आयोटा B, तो इसका कॉन्जुगेट पता क्या होगा? बस इसका साइन अपोजिट कर दो, A माइनस आयोटा B। अगर Z दिया हुआ है C प्लस आयोटा D या माइनस D, तो हो जाएगा Z का कॉन्जुगेट हो जाएगा C प्लस आयोटा D। बस आपको साइन इंटरचेंज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ले लेता हूँ 4 माइनस 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट? क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा। और कॉन्जुगेट के ऊपर बार लगता है मॉडुलस के कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन -4 प्लस 3 आयोटा, तो क्या हो जाएगा? ये सेम रहेगा, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं मॉडुलस की। मॉडुलस हमने पढ़ा है कि वो हमेशा कुछ ऐसे नजर आता है और वो आने वाली सारी टर्म्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। लेकिन हम यहाँ जो मॉडुलस पढ़ रहे हैं वो एक डिस्टेंस है, जिसमें कि आपको ये बात पता होगी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या था? h² = p² + b²। वहां वाला फॉर्मूला कुछ यहाँ पे रिलेट होगा। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा रियल पार्ट है, लेकिन आपको ना इसके पीछे एक इमेजिनरी पार्ट दिख ही नहीं रहा। आपने कभी भी एक पैरेलल वर्ल्ड के बारे में सुना होगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ ये है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये हाँ, तो आपको ये दिख रहा होगा रियल पार्ट है ना, इसके पास एक इमेजिनरी पार्ट है। तो जो मॉडुलस निकाल रहा हूँ ना, वो मैं इन दोनों के बीच का आने वाला डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, जो कि आपको ये मार्कर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस मॉडुलस की बात कर रहे हैं हम, जो कि क्या होता पता है? A² + B², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि मॉडुलस का भी स्क्वायर होता है, लेकिन वो उधर जाके क्या बन जाता है? रूट। तो ये आ गया हमारा मॉडुलस। ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ, ये आ गया आपका 3 प्लस आयोटा 4। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, कॉम्प्लेक्स है तो मेरा A क्या है 3, B क्या है मेरा 4। तो इसका मॉडुलस क्या हो गया 3² + 4² का होल रूट, जो कि क्या हो गया 9 प्लस में 16 का रूट, जो कि आ गया √25, और ये आ गया 5। तो Z का मॉडुलस क्या आ गया मेरा 5, ठीक है। ऐसे ही अगर Z मेरा 7 प्लस में 8 आयोटा है, तो मैं क्या बोलूंगा A मेरा 7 है और B मेरा 8 है। मैं माइनस का 8 ले लेता हूँ, ये ना माइनस का 8 लेता हूँ, तो याद रखना साइन भी माइनस का आएगा।
तो मॉडुलस क्या हो गया हमारा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस में माइनस 8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 8 8 जा 64 का रूट, और ये आ गया हमारा 10 3 1 10 और 11 अंडर रूट 113, ये आ गया आपका इसका मॉडुलस। बस और कुछ नहीं है इसमें। आपको अभी एडिशन समझाया, सब्ट्रैक्शन समझाया, मल्टीप्लिकेशन समझाया, कॉन्जुगेट भी सिखाया, और मैंने अभी आपको मॉडुलस भी समझाया। क्लियर है? अभी मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक्सरसाइज के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी बज रहे हैं रात के 1 PM। तो प्लीज कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की, सॉरी PM नहीं AM, हाँ। तो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िए बेटा, आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना है AM, ठीक है? तो प्लीज बेटा, ठीक है ना, मेहनत रंग लानी चाहिए आप लोगों के लिए। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, एग्जाम्पल पे आ जाइए फटाफट। एग्जाम्पल 1 नई वाली बुक में पेज नंबर 77 पे है। इसमें हमें दो चीजें दी हुई हैं, उसके बेसिस में हमें बोला अगर इक्वेशन इक्वल हैं तो दिया। मैं एग्जाम्पल 1 की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 77। ठीक है, यहाँ बोला है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस में आयोटा माइनस 6। तो बताइए क्या होगा ये। आपको ये बात पता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। तो इसमें ये होगा a प्लस आयोटा b और ये होगा c प्लस आयोटा d। और अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो a बराबर होगा c से, मतलब ये रियल पार्ट हो गया, और b इक्वल होगा d से, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो मैंने बोला 4x इज इक्वल टू 3, जिसमें x आ गया मेरा 3/4। क्लियर है? और y निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, बाय, ये हो गया बाय इक्वालिटी ऑफ रियल पार्ट, और अब मैं बोलूंगा बाय इक्वालिटी ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो ये आ गया आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, और मेरा x कितना आया था 3/4। तो मैंने यहाँ बोला 3 इंटू में 3/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। तो ये आ गया 9/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। ये माइनस का इधर गया प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का इधर गया तो प्लस आएगा। सिंपल चीज मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9y प्लस 6, सॉरी 9/4, 9 बाई नहीं 9/4 सॉरी। तो इसका एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4, तो आ गया 9 प्लस में 24 24, तो आ गया y इक्वल टू ये आ गया आपका 33/4। तो ये क्वेश्चन ने बोला था x और y ढूंढना है, तो ये ढूंढ लिया। ठीक है, अगला एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 80। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5/8 आ जाएगा और आयोटा आयोटा का क्या हो जाएगा -1, और ये -5 है तो प्लस का 5/8 हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। और अगर क्वेश्चन ने बोला, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूं एक बार फटाफट, -5 आयोटा और 1/8 आयोटा, आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर हो गया, क्लियर है, जो कि -1 होता है, और प्लस माइनस माइनस 5 × 5 अपॉन में 8, तो आ गया -5/8, और ये आ गया आपका प्लस का 5/8। अब भैया बोलो इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कहाँ गया, इमेजिनरी है ही नहीं, तो प्लस में 0 आएगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म आपको पता है कि z इक्वल टू रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी पार्ट। मुझे पता है वीडियो आप बच्चे क्या करते हैं, वीडियो भगा के देखते हैं, तो इस बार वीडियो स्लो करके देखना,
अगर चीजें नहीं समझ में आएंगी तो स्लो करके देखना, अपने आप धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगी। और हाँ, प्लीज कमेंट कर देना कि भैया यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है ना। और कुछ क्विज रहेंगे बीच बीच में अगली वीडियोस में, तो आप उनको देखो, क्योंकि पेपर है इसलिए ऐसे बना रहा हूँ वीडियो जल्दीबाजी में। बट आगे जो आने वाली वीडियोस होंगी वो पोलाइटली और क्या नाम है बहुत पेशेंसली बनाई जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि एग्जांपल नंबर 3 में 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, और इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो ये a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है, जो कि क्या होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। भर दो, सॉल्व कर दो, अपने आप हो जाएगा। मतलब 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब आयोटा लिखना पड़ेगा, 3 आयोटा का क्यूब माइनस 3 5 स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3 आयोटा प्लस में 3 5 3 आयोटा का स्क्वायर। क्या आ गया 125 माइनस 27 आयोटा की पावर 3, जो कि क्या होगा माइनस आयोटा, है ना। माइनस आयोटा की वजह से आयोटा तो आ गया, और माइनस माइनस क्या बन गया ये प्लस। ये आ गया 25 25 3 जा 75 75 3 जा होता है हमारा 225 माइनस का 225 आयोटा। ओके, प्लस में 3 3 9 9 5 45 45 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो गया। तो आयोटा आयोटा को एक साथ रख देना और बिना आयोटा वाले को एक साथ। अगर मैं 125 में से 45 माइनस करूं तो कितना बचेगा 80। तो ये आ गया 80 प्लस माइनस माइनस 225 में से 27 गए तो 192 आयोटा, ठीक है। इसमें बड़ा 225 से इसे माइनस का आ गया, तो ये हमारा ये आ गया, ये आ गया a प्लस आयोटा b के बराबर, जिसमें a आ गया हमारा 80 और b आ गया मेरा माइनस 192। आई थिंक इसमें कहीं कैलकुलेशन एरर है, एक बार देख लेना प्लीज, है ना, सॉरी। अब इस तरीके से हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है वो भी हो जाएगा, और ऑन एन अप्रोक्स सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 14 देखना, उसको नॉर्मली सॉल्व करते जाना, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उसको रैशनलाइज कर देना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जैसे किसी भी क्वेश्चन में आयोटा डिनोमिनेटर में पसंद, जैसे हमारा रूट पसंद नहीं था ना, इसको लिख लीजिए फिर बताता हूँ। स्क्रीनशॉट, थैंक यू। देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ 1/3 प्लस में 2 आयोटा, ये कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम सिंपल चीज बोलेंगे, जैसे कि इरेशनल वैल्यू डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है मैथ्स को, मुझे नहीं मैथ्स को, और उसका रूल है कि उसको एक पैटर्न, एक पर्टिकुलर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाए। उस तरीके से इमेजिनरी पार्ट को भी डिनोमिनेटर में मैथमेटिक्स पसंद नहीं करती, मैथ्स कहती है कि डिनोमिनेटर में ना रूट होना चाहिए ना ही इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। इस चीज के लिए हम कहते हैं आओ इसका रैशनलाइजेशन करें। तो हम बोलेंगे सेम वैल्यू बट अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या आ गया 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ये आएगा 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 9 माइनस 2 टू द 4 और आयोटा का स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आएगा 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 9 माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया 3 माइनस 2 आयोटा
अपॉन में 13, और मैं इसको कैसे लिखूंगा पता है, 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। क्या वे इसको स्प्लिट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आपको पता भी होगा 11th में आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो इस चीज को यहाँ याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा ये फॉर्म आ गया कॉम्प्लेक्स का, और कॉम्प्लेक्स में फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया, a प्लस आयोटा b, कुछ ऐसे, जिसमें a आ गया 3/13 और b आ गया हमारा -2/13। साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको लिखिए, क्वेश्चन और बनाता हूँ। अच्छा है कि यहाँ पे घर पे बोर्ड लगा लिया तो रिकॉर्डिंग भी करनी पड़े, मतलब रिकॉर्डिंग भी कर ले रहा हूँ, वरना अगर होता है इंस्टीट्यूट तो दिन में तो बिल्कुल टाइम नहीं। चलिए, अगर क्वेश्चन कहता है 5 + 3 आयोटा अपॉन में 5 - 3 आयोटा, तो हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर को देख के रैशनलाइज कर दो। 5 + 3 आयोटा अपॉन में 5 + 3 आयोटा, और ये आ गया a - b और a + b, जो कि क्या होता है a² - b²। ये देखो दोनों टर्म सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a² + b² + 2ab। इसको भी करते हैं अपॉन में, यहाँ भी रूल लग गया, जो कि क्या आ गया ये वाला, ये आ गया 5 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर भी सॉल्व करेंगे एक साथ, डिनोमिनेटर भी सेम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ गया 5² प्लस में 5² प्लस में 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2a मतलब 5 और b मतलब 3 आयोटा अपॉन में 25 - 3, 3 सीधा 9, क्योंकि a स्क्वायर 3 का भी है और आयोटा का भी है, 9 और -1, ये अगर 25 प्लस में 3 -1 प्लस में 10, 5 10 सीधा 30 आयोटा अपॉन में 25 प्लस 9, जो कि 34 बन जाएगा डिनोमिनेटर का, है ना। और ये क्या आ गया माइनस का 3, 25 में से 3 गए तो 22, बड़ा 25 है इसलिए प्लस का आएगा, प्लस 30 आयोटा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 22/34 प्लस में 30 अपॉन में 34 का आयोटा। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो है वो a है, जो कि 22/34 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो b है, जो कि 30/34 आ गया। और यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए काफी है। आप लोग इनके बेसिस पे अपने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर को पूरा सॉल्व कर सकते हो। और बोलोगे भैया चैप्टर का नाम जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गया क्या बच्चों, एक्चुअली मैंने भी स्टार्टिंग में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ फंडे बताए थे, इमेजिनरी रूट्स। वो इमेजिनरी रूट्स की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में जुड़ गई थी बहुत पहले, ठीक है। और जब मैथमेटिशियंस ने निकाला, वो अब तक कुछ साल तक हमारी बुक में थी, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक 2020 तक थी, लेकिन उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया, और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और फिर पन्ने भी हट गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक भी हट गया, बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया आयोटा की पैटर्न के क्वेश्चंस के पास, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो मैं आप लोगों को ऑफलाइन बैच में भी चीजें करवाऊंगा। ये बस इसलिए है ताकि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और वो आप बहुत अच्छे से दे के आइएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, या फिर कल परसों क्लास में मिल ही जाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, बाय बाय।